हेलो एवरीवन। हम पढ़ने लग रहे हैं हरियाणा के इतिहास के बारे में। और आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं हरियाणा का जो मध्यकालीन इतिहास रहा है, उसके जो प्रमुख शासक रहे हैं उनके बारे में। क्योंकि हमने अपनी पिछली वीडियो के अंदर महमूद गजनवी के बाद देखा था कि जो उसका पौत्र है जिसका नाम क्या था, मसूद है, जो हांसी पर आक्रमण कर लेता है। और मसूद के बाद उसका बेटा मादूद आता है और इसको भी हरा देता है कुमारपाल देव 1043 के अंदर, यानी कि 1043 ईस्वी में, जिससे कि जो गजनवी सेना है उसकी हार होती है। ये सब हम अपनी पिछली वीडियो के अंदर जान चुके थे। तो दोस्तों, यदि आप हमारे इस चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो आप हमारी जो पुरानी वीडियो है उनको भी देखें, ताकि हरियाणा के बारे में आप और भी ज्यादा जानकारी प्राप्त कर सके। तो चलिए, आज हम पढ़ने लग रहे हैं मोहम्मद गोरी के बारे में, जो कि जिसको हम क्या मान सकते हैं कि जो मध्यकालीन इतिहास है, जो हमारे यहाँ पर मध्यकालीन इतिहास है, उसका एक प्रमुख शासक ये रहा है। क्या है ये? एक प्रमुख शासक। कौन? मोहम्मद गोरी। कौन से इतिहास का? जो मध्यकालीन इतिहास रहा है, मध्यकालीन इतिहास का एक प्रमुख शासक रहा है, जिसका जो शासन काल रहा है वो मुख्यतः कब से कब तक? 1173 से लेकर के 1206 तक इसका शासन काल रहता है। एक प्रमुख शासक हम इसको बोल सकते हैं। अब जो मोहम्मद गोरी है ये कौन से वंश से संबंधित है? इसका जो वंश है, इसका वंश है गोरी। गोरी वंश से इसका संबंध माना जाता है। जो मध्यकालीन इतिहास का एक प्रमुख शासक यानी कि जो मोहम्मद गोरी था, उत्तरी भारत में अपने अभियान के माध्यम से इसने क्या कर लिया? क्योंकि जो मोहम्मद गोरी का जो प्रमुख कारण था हरियाणा के, भारत के अंदर, भारत के उत्तरी हिस्से पर अपना कब्जा जमाने का, वो मुख्य कारण क्या था कि अपने अभियानों के माध्यम से जो मुस्लिम शासन है उसकी नींव को वो मजबूत कर सके। यानी कि जो हम भारत का उत्तरी हिस्से वाले बारे में बात करते हैं, तो उत्तरी हिस्से में ही क्या है, अन्य देशों के जो विदेशी है भारत के अंदर आसानी से आ सकते हैं। अन्य में तो क्या है, यहाँ पर पानी है और पानी के रास्ते से आना एक प्रकार से बहुत ज्यादा चुनौतीपूर्ण है। उसके बाद हिमालय वाला एरिया है, तो जिसके कारण से जो ये बचा हुआ एरिया है, जो कि यहाँ पर इस एरिया को पार करना अन्य सेनाओं के लिए भी किस प्रकार का एक आसान सा काम हो सकता है। अर्थात उत्तरी भारत में अपने अभियानों के माध्यम से मुस्लिम शासन की नींव को मजबूत करने के लिए मोहम्मद गोरी क्या करता है? उत्तरी भारत पर अपना सिक्का जमाने की कोशिश करता है, जिसका जो शासनकाल रहता है 1173 से लेकर के 1206 ईस्वी तक इसका शासनकाल रहता है। तो जो ये मोहम्मद गोरी है, इसका जो जन्म है वो कब होता है? इसका जो जन्म है मोहम्मद गोरी का, वो कब होता है? वो होता है 1149 में। लगभग कब माना जाता है उसका जन्म? 1149 ईस्वी में मोहम्मद गोरी का जन्म माना जाता है। और जो इसका जन्म स्थान है, मोहम्मद गोरी का जो जन्म स्थान है वो क्या माना जाता है? गौर नामक स्थान। गौर नामक स्थान माना जाता है। जो कहां पर पड़ता है? ये पड़ता है वर्तमान अफगानिस्तान के अंदर। वर्तमान अफगानिस्तान के अंदर ये गौर नामक स्थान पड़ता है, जो मोहम्मद गोरी का जन्म स्थान है। और मोहम्मद गोरी का जो जन्म होता है 1149 ईस्वी में होता है। अब हम बात करें भारत के ऊपर जो प्रमुख आक्रमण हुए हैं, जो भारत पर प्रमुख आक्रमण है उनके बारे में। भारत पर प्रमुख आक्रमण, भारत पर आक्रमण किसके बारे में पढ़ने लग रहे हैं? मोहम्मद गोरी के बारे में। तो मोहम्मद गोरी के द्वारा जो भारत पर प्रमुख आक्रमण किए गए हैं, उनमें सबसे पहला जो नाम आता है वो आता है 1178 ईस्वी का। 1178 ईस्वी में क्या है, गुजरात के जो चालुक्य शासकों से इसकी एक बहुत ही बड़ी हार हुई थी। यानी कि जो मोहम्मद गोरी था, मोहम्मद गोरी था,
इसकी जो सबसे पहले 1178 के अंदर भारत के अंदर जो हार होती है वो कहां से होती है? जो गुजरात के चालुक्य थे, गुजरात के चालुक्य, गुजरात के चालुक्यों से इसकी हार होती है। अब जो महत्वपूर्ण युद्धों का नाम आता है जिसके बारे में हम यहाँ पर पढ़ने वाले हैं 1191 ईस्वी का, कौन सा युद्ध? और 1192 ईस्वी का, ये दो युद्ध जिनके बारे में हम थोड़ा डिटेल से जानने वाले हैं, क्योंकि हम हरियाणा के इतिहास को, मध्यकालीन इतिहास को यहाँ पर पढ़ने लग रहे हैं। तो मध्यकालीन इतिहास जो हरियाणा से संबंधित है उसमें महत्वपूर्ण स्थान आता है कौन से युद्ध का? जो तराइन का युद्ध है, तराइन का युद्ध, तराइन का युद्ध। तराइन के दो युद्ध होते हैं, एक तो होता है 1191 में जिसको हम प्रथम युद्ध का नाम दे सकते हैं, और तराइन का द्वितीय युद्ध जो कब लड़ा गया था? 1192 के अंदर लड़ा गया था। किसके बीच में? ये हम यहाँ पर अब डिटेल से जानेंगे। तो यहाँ पर हम बात करें जो 12वीं शताब्दी थी, कौन सी शताब्दी के बारे में? 12वीं शताब्दी के बारे में। 12वीं शताब्दी, 12वीं शताब्दी के बारे में मुख्य रूप से यदि हम जाने तो इस शताब्दी के दौरान क्या होता है? जो हरियाणा और जो दिल्ली है, कौन कौन से क्षेत्र है? हरियाणा का स्थान है और दूसरा स्थान कौन सा है? दिल्ली का स्थान है। ये दो स्थान है, तोमर शासकों से मुक्त करवाया था इन स्थानों को। किससे? तोमर शासकों से। जो तोमर वंश था या जो तोमर शासक थे, इनसे क्या करवाया? इनसे मुक्त करवाया। अब यहाँ पर प्रश्न बनते चलने लग रहे, 12वीं शताब्दी में जो हरियाणा और जो दिल्ली था वो किसके अधीन था? तोमर शासकों के अधीन था। तो तोमर शासकों से मुक्त करवाया, किसने करवाया था? ये मुक्त करवाया था, किसने करवाया था? ये करवाया था चौहान। चौहान, या जिसको हम किस नाम से भी जान सकते हैं? चाहमान शासकों के नाम से भी जान सकते हैं। चौहान या चाहमान, जिसका पूर्ण नियंत्रण अब किसके ऊपर हो गया? जब ये इनको दिल्ली और हरियाणा को मुक्त करवाएंगे तो ये क्या कर लेते हैं? चौहान और जो चाहमान है, यानी कि जो चौहान या चाहमान वंश था, ये पूर्णतः अधिकार कर लेते हैं। अब जो पूर्णतः अधिकार हो जाता है हरियाणा और दिल्ली के ऊपर, वो किसका हो जाता है? इनका हो जाता है, चौहानों का हो जाता है। अब बात करें यहां पर मोहम्मद गोरी के ऊपर, वापस आ जाते हैं 1175 के बारे में। 1175 से 86 के बीच में जो मोहम्मद गोरी है, मोहम्मद गोरी, मोहम्मद गोरी 1175 से लेकर के 86 तक लगातार क्या करता है? पंजाब पर कई बार युद्ध करता है, पंजाब के साथ लड़ाई करता है, और अंत में वो क्या कर लेता है? पंजाब को अपने अधीन कर लेता है। पंजाब को अपने अधीन कर लेता है। किसने कर लिया? मोहम्मद गोरी ने अधीन कर लिया पंजाब को, मोहम्मद गोरी ने। और यहां पर जो किसका शासन था? किससे इसने, मोहम्मद गोरी ने, पंजाब को मुक्त करवाया था? इसके ऊपर जो शासन था वो था महमूद, महमूद गजनवी के जो वंशज थे, महमूद के वंशज इस पर अब शासन करने लग रहे थे। लेकिन क्या करता है मोहम्मद गोरी? इनको अपने अधीन कर लेता है। मोहम्मद गोरी पंजाब को अपने अधीन कर लेता है, इनसे मुक्त करवाता है। अब जानते हैं यहां पर जो 1191 है, जो यहाँ पर मोहम्मद गोरी का पहला युद्ध, जिसके बारे में हम यहाँ पर तराइन के प्रथम युद्ध के बारे में जानेंगे, 1191 ईस्वी। और युद्ध कौन सा? तराइन का युद्ध, तराइन का प्रथम युद्ध, इसके बारे में हम यहां पर जानेंगे। 1191 का तराइन का प्रथम युद्ध। जो तराइन है, तराइन के बारे में वर्तमान में इसके बारे में जाने तो तराइन जो कि वर्तमान के अंदर
त्राइन का वर्तमान में नाम क्या है? किस नाम से जाना जाता है इसको? त्रावड़ी के नाम से जाना जाता है। कहां पर पड़ती है ये? करनाल के अंदर पड़ता है। करनाल के अंदर। करनाल कहां पर? हरियाणा के अंदर। हरियाणा कहां पर? भारत के अंदर। और भारत कहां पर? एशिया के अंदर। एशिया महाद्वीप के अंदर ये पड़ता है। तो त्राइन, इसके बारे में जाने तो त्राइन है यहां पर जो ये मुख्य रूप से क्या माने कि प्राचीन एवं मध्यकाल के अंदर, प्राचीन भारत का इतिहास जब हम पढ़ेंगे या जब मध्यकालीन इतिहास हम पढ़ते हैं तो इन दोनों इतिहासों के अंदर यदि उठा करके देखें त्राइन का एक अपना विशेष महत्व है, क्योंकि यह हरियाणा उत्तर पश्चिम से आने वाले जो आक्रमणकारी है उनके लिए एक मुख्य प्रवेश द्वार बन जाता है। यानी कि जो हरियाणा के अंदर ये स्थान है, ये मुख्यतः एक प्रकार का प्रवेश द्वार है। जब कोई विदेशी भारत के अंदर आना चाहता है तो मुख्यतः इन रास्तों से आसानी से आ सकता है। एक प्रकार का जो यहाँ पर है आने वाले जो आक्रमणकारी है इन्हीं के लिए क्या है, एक प्रवेश द्वार का काम करता है। तो जो त्राइन का जो प्रथम युद्ध होता है वो किस किस के बीच में होता है? त्राइन का जो प्रथम युद्ध है वो होता है पृथ्वीराज चौहान के बारे में। पृथ्वीराज चौहान के साथ, पृथ्वीराज चौहान। और दूसरा कौन होता है? दूसरा होता है मोहम्मद गोरी। मोहम्मद गोरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच में त्राइन का प्रथम युद्ध 1191 में लड़ा जाता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट है एग्जाम की दृष्टि से। तो पृथ्वीराज चौहान जो हम यहाँ पर आगे की तरफ लिखेंगे वो युद्ध के अंदर जीतेगा और जो मोहम्मद गोरी है यानी कि उसकी क्या हो जाती है इस युद्ध के अंदर? हार। हम उसको नंबर 2 पर लिखेंगे। तो पृथ्वीराज चौहान के इस युद्ध के अंदर त्राइन के प्रथम युद्ध में जीत हो जाती है। अब जो पृथ्वीराज चौहान था इसका साथ किसने दिया था? इसके साथ जो संयुक्त सेना थी वो किसकी थी? गोविंद राय की सेना थी। किसकी? गोविंद राय की सेना। गोविंद राय की सेना ने इसका साथ दिया था पृथ्वीराज चौहान का इस त्राइन के प्रथम युद्ध में मोहम्मद गोरी के खिलाफ। और जब ये गोविंद राय है ये कहां का शासक था? झांसी का शासक था। झांसी का शासक था ये। और इसने किसका साथ दिया था? पृथ्वीराज चौहान का साथ दिया था। किसके खिलाफ दिया था? मोहम्मद गोरी के खिलाफ दिया था। कौन से युद्ध में दिया था? त्राइन के प्रथम युद्ध में भी और त्राइन के द्वितीय युद्ध के अंदर जो 1192 ईस्वी के अंदर होता है। अब जो यहाँ पर जो पृथ्वीराज चौहान है उसकी जीत होती है तो जिससे क्या होता है, जो राजपूत शासक थे उनका जो महत्व है, जो राजपूत शासक थे उनका महत्व बढ़ता है। महत्व इनका क्या हो जाता है? बढ़ना शुरू हो जाता है क्योंकि इनकी यहाँ पर क्या होती है? जीत होती है। अब आगे बढ़ते हैं और जानते हैं हम आगे 1192 ईस्वी के बारे में। यानी कि अब कौन सा युद्ध होता है? जब यहां पर होता है त्राइन का दूसरा युद्ध। त्राइन का यानी कि त्रावड़ी का दूसरा युद्ध, द्वितीय युद्ध। अब बात यही फिर आती है कि जो ये त्राइन का दूसरा युद्ध है ये किस किस के बीच में लड़ा गया? त्राइन का जो दूसरा युद्ध है ये लड़ा जाता है मोहम्मद गोरी, मोहम्मद गोरी और दूसरा कौन होता है? पृथ्वीराज तृतीय। पृथ्वीराज तृतीय, इनके बीच में यहां पर त्राइन का दूसरा युद्ध 1192 ईस्वी के अंदर लड़ा जाता है। मोहम्मद गोरी यहां पर इस युद्ध के अंदर त्राइन का जो दूसरा युद्ध होता है इसके अंदर इसकी जीत होती है और जो पृथ्वीराज तृतीय होता है इसकी यहां पर हार होती है। अब इसकी हार तो वो किस प्रकार, क्योंकि जब हमने देखा था त्राइन के प्रथम युद्ध के अंदर 1191 के अंदर जो युद्ध लड़ा गया था तो उसमें यह बोला गया था कि जो यहाँ पर राजपूत शासक है उनकी जीत हुई है। तो यहाँ पर अब मुख्यतः
यहाँ पर यह भी माना गया कि जो राजपूत शासक है पृथ्वीराज तृतीय की हार के साथ ये उनकी हार को भी मानने लग रहे थे। तो यहाँ पर जो उसका सहयोगी रहा था, जो हास्य का शासक था, जिसका नाम क्या था, गोविंद राय था, गोविंद राय, उसकी भी क्या होती है, हार होती है। गोविंद राय कहाँ का शासक था, हास्य का शासक था, हास्य का शासक कौन, गोविंद राय। तो यहां पर मोहम्मद गोरी की जीत होती है। तो जीत होने के बाद अब क्या होता है, दिल्ली व अजमेर का रास्ता, दिल्ली व अजमेर, दिल्ली और जो अजमेर मार्ग है का रास्ता क्या हो जाता है, खुल जाता है इनके लिए। यानी कि यहां पर अब ये आसानी से दिल्ली अजमेर आसानी से आ जा सकते थे। अब यहां पर मोहम्मद गोरी का एक सेनापति था, मोहम्मद गोरी का यहां पर क्या है, एक सेनापति था, मोहम्मद गोरी का सेनापति, सेनापति, मोहम्मद गोरी का जो सेनापति था जिसका नाम क्या था, कुतुबुद्दीन ऐबक। क्या नाम था, कुतुबुद्दीन, कुतुबुद्दीन ऐबक। इसके सेनापति के, मोहम्मद गोरी के सेनापति का नाम था। तो जब वो इसके अंदर तराइन के द्वितीय युद्ध में जीतता है तो ये क्या करता है, कुतुबुद्दीन ऐबक को क्या बना देता है, भारत का प्रशासक, भारत का प्रशासक बना देता है। किसको बना देता है, कुतुबुद्दीन ऐबक को। कुतुबुद्दीन ऐबक कौन था, मोहम्मद गोरी का सेनापति था। तो इस जीत के बाद मोहम्मद गोरी क्या करता है, अपने सेनापति कुतुबुद्दीन ऐबक को भारत का प्रशासक बना देता है। तो अब शुरू होता है भारत के अंदर सल्तनत काल। अब भारत के अंदर कौन सा काल शुरू होगा, सल्तनत काल। तो जिसके बारे में हम अपने आने वाली वीडियो के अंदर जानेंगे। तो दोस्तों आपको ये वीडियो जो तराइन का प्रथम युद्ध है, द्वितीय युद्ध है इत्यादि जो हमने इस वीडियो के अंदर जाना, तो कैसे लगा कमेंट आवश्यक करें। कमेंट के माध्यम से यदि हमें आपको ये लगता है कि इस वीडियो में किसी प्रकार की कमी रही है तो आप आवश्यक बताएं। और यदि वीडियो पसंद आई है तो इसको लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। तो जल्द मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए सभी को नमस्कार, जय हिंद दोस्तों।